पाकिस्तान से निकल के 1000 लोगों को ट्रेन किया है। कराची का जब भी जिक्र हो रहा होता है तो वो टैलेंट नॉर्थ नाज़ाबाद से निकल रहा है। वो क्या वर्ड है आप बताएंगे? मामू। सर सैयद में फुर्सत चौक बनाया गया। उन्होंने पहली सैलरी ऑफर की कि भाई ठीक है आ जाओ, हम तुम्हें 3500 रुपये देंगे कि यार कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, रट्टे नहीं लगाओ। यानी सही वाला रगड़ा लग रहा था। जी हाँ, ये ले पेपर, तुझे जितने पैसे चाहिए तो लिख दे। मेरा घुटना पकड़ा और जमीन पे बैठ गया, कहने लगे बस यही रह गया है, तो ये चाह रहा है। जब लर्निंग फेज शुरू के 2.5 साल बहुत टफ गुजरे। उनका एक बड़ी टिपिकल माइंडसेट था, अभी भी है काफी कंपनीज का, कि वो इंजीनियर्स को ट्रेन नहीं कराते। ये सर सैयद यूनिवर्सिटी का नाम अगर हम ना लें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि सर सैयद यूनिवर्सिटी एक वो शेल्टर था कि जिसने हम सबको बहुत करीबी जोड़ के रखा। सर सैयद यूनिवर्सिटी इज द प्लेटफॉर्म कि हम जो कुछ हैं आज बेसिकली सर सैयद यूनिवर्सिटी की वजह से। मैंने फिर हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा प्लीज डोंट डू दिस, खुद आगे नहीं यार। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ एक दफ़ा फिर आपके सामने फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। और आज हम जो कॉफ़ी विद सीईओ की सीरीज़ में आपके सामने मेहमान लेके आए हैं वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि उनसे मेरी दोस्ती जो है तकरीबन कोई 22 साल या 23 साल पुरानी दोस्ती है। 23 ईयर्स ऑलमोस्ट। और दोस्ती के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मुकाम पे वो पहुँचे हैं तो ये बताते हुए मुझे बहुत फ़ख्र फील हो रहा है एंड आई रियली फील वेरी प्राउड कि वो मेरे दोस्त हैं, कि उन्होंने पाकिस्तान से निकल के बाहर जाके 1000 लोगों को ट्रेन किया है। और उन 1000 लोगों में मोर देन 30 कंट्रीज़ के ट्रेनी शामिल हैं और प्रोफेशनल शामिल हैं जिनको वो ट्रेन कर चुके हैं। दुबई आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनको 11 से 12 साल हो गए हैं दुबई में। तो मज़ीद डिटेल भी हम मालूम करते हैं उनके सामने, उनकी कहानी सुनते हैं। और उनकी कहानी इसलिए भी दिलचस्प है कि कराची के उस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, नॉर्थ नाज़ाबाद, जो कि मेरा भी आबाई इलाका है। और जितना भी टैलेंट आप देखें कराची से निकलता है वो ज़्यादातर नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके से निकल रहा है। आपने 2-3 पुरानी पॉडकास्ट भी देखी होंगी हमारी, और आपने देखा होगा कि कराची का जब भी जिक्र हो रहा होता है तो वो टैलेंट नॉर्थ नाज़ाबाद से निकल रहा है। तो नॉर्थ नाज़ाबाद का ये खासा रहा है कि जो जेम्स हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के, उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो नॉर्थ नाज़ाबाद से रहा है। भले वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, वो टेक्निकल इंडस्ट्री से हों, वो इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री से हों, वो आपकी डॉक्टर या मेडिकल लाइन से हों। तो वी वुड लाइक टू थैंक्स नॉर्थ नाज़ाबाद कि अगर वो इलाका नहीं होता तो हम इतने सारे जेम्स जमा नहीं कर पाते। एपिसोड को आगे लेके चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड ग्लोबल। और हम आपके सामने आज लेके आए हैं उस्मान जाफरी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है आजकल? ट्रेनिंग्स एज यू नो, बस यहाँ तो आपको पता है लाइफ कैसी चल रही होती है। बिल्कुल। तो बस वीकडेज में ट्रेनिंग, वीकेंड्स पे फैमिली। सही। दैट्स इट, दैट्स अबाउट लाइफ। उस्मान के बारे में अगर मैं कुछ एडिशन करूं, क्योंकि हमारी 22-23 साल पुरानी दोस्ती है, तो वी स्टिल रिमेंबर दोज डेज के हम लोग नाइट स्टडीज किया करते थे उस्मान। यस, यू वर माय फर्स्ट टीचर। हम लोगों को जब कोई पेपर पास करना होता था, स्पेशली मेडिकल रिलेटेड, फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, अली भाई से हमने पढ़ी है सारी। अली भाई बुक बंद करके हमें पढ़ाते थे और बस हम यकीन कर लेते थे तो हम पास हो जाते थे। हमें अली भाई बोलते थे आप ये तैयारी करें, आपने ये पढ़ना है, हम वही तैयारी करते थे, वही पढ़ते थे और हम पास हो जाते थे। अच्छा, ये ना मुझे अभी रिस्पेक्ट देते हुए अली भाई कह रहे हैं, बेसिकली इसने मुझे आज तक कभी अली भाई नहीं कहा। जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड कुछ और है और उसकी भी एक स्टोरी है। वो क्या वर्ड है आप बताएंगे? मामू। क्योंकि हमें मामू बाद में पता चला कि मामू बना रहे थे। हमने बुक खुलना शुरू की तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती थी जो हम तो हम अली भाई हमें पढ़ा रहे होते थे और हमने वहां से इनका नाम रखा कि मामू बना रहे हो, तो फिर वो मामू ही बन गए। आज तक हम मामू ही बोलते हैं, अली भाई नहीं बोलते। हाँ, ऐसा ही है, ये इन सब की मोहब्बत है। बेसिकली वी आर अ ग्रुप ऑफ लाइक 12-15 गाइस और हमने बहुत मस्ती करी अपनी यूथ में, स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल 23-24, जब तक हम लोग बहुत करीब रहे। स्पेशली सर सैयद यूनिवर्सिटी का नाम अगर हम ना लें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि सर सैयद यूनिवर्सिटी एक वो शेल्टर था
कि जिसने हम सबको बहुत करीबी जोड़ के रखा, और हमने वहाँ पे भी बहुत सारी इनोवेशन करी। और उस्मान जो है, वन ऑफ द इनोवेशन जो उस्मान ने करी कि एक सर सैयद में फुर्सत चौक बनाया गया, जिसके बानी आज हमारे साथ हैं उस्मान जाफरी, और इनका भी एक निक नेम है जो कि मैं ले सकता हूँ पॉडकास्ट में। नहीं छोड़िए तो बानी मेंबर, हाँ बानी मेंबर, वो हमारा 12 लोगों का ग्रुप था। एक ग्रुप था हमारा, ऐसे ही है, जाती होगी अगर उनको मेंशन ना करें। बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छा ग्रुप था, और स्टिल वी आर ऑल लिंक टुगेदर। अलग बात है कि जिंदगी की मसरूफियत में लाइफ टाइम अचीवमेंट बेसिकली। बिल्कुल, सर सैयद यूनिवर्सिटी इज द प्लेटफॉर्म कि हम जो कुछ हैं आज बेसिकली सर सैयद यूनिवर्सिटी की वजह से हैं। फॉर श्योर। जो हमारी दोस्तियां, फ्रेंडशिप्स जो हमने 2001 में डेवलप की थी, बनाई थी, वो आज माशाल्लाह वो एक वी लाइक अ क्लोज फैमिली। इवन मैं अभी दुबई में 12 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त, मेरे घर वाले मेरे दोस्तों के साथ उसी तरह से इंटरेक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, तो वी आर लाइक फैमिली। हमें एक दूसरे के घर जाना है, बच्चे अब माशाल्लाह हो गए हैं, सब माशाल्लाह शादीशुदा हैं, तो एक लाइक फैमिली टर्म्स हैं। और उस्मान, उस जमाने का जो कल्चर था ना, अगर आप गौर करो, आज वो कल्चर अडेप्ट हो भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। हम लोग एक दूसरे के घरों में ऐसे जा रहे होते थे कि जैसे वो हमारा अपना घर है, ठीक है। और जो जैसे मेरा घर की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मेरे घर में जो ड्राइंग रूम था उसका दो दरवाजे थे। एक दरवाज़ा घर के अंदर टीवी लॉन्च में खुलता था और एक गली में खुलता था। तो जो गली वाला दरवाज़ा था ना, वो उसके ऊपर सिर्फ ग्रिल थी और उसके अंदर का दरवाज़ा था। जो अंदर वाला लकड़ी वाला दरवाज़ा था वो हमेशा खुला ही रहता था, सिर्फ ग्रिल बंद होती थी। और हम मतलब सारे मेरे दोस्त, मतलब कितनी नाइट्स हमने साथ गुजारी हैं वहाँ पे, मतलब कितनी हमने कंबाइंड, पूरा मंथ घर पे नहीं होते थे। हाँ, ऐसे ही पूरा महीना हम घर पे नहीं होते थे। और हमारे 2-3 स्पॉट्स हुआ करते थे। एक हमारे दोस्त होते थे इजहार, ठीक है, वो आज यूएसए में होते हैं, बहुत बड़े साइंसदान बन चुके हैं, साइंटिस्ट हैं, पीएचडी हैं वो, और वो रिसर्च कर रहे हैं यूएस में। तो एक इजहार भाई का घर होता था, फराज का घर होता था, एक सुहेब का घर होता था, और एक तुम्हारा घर होता था, और एक मेरा घर होता था। तो ये 4-5 घर थे कि जहाँ हम आंख बंद करके चले जाते थे और जो भी पकता था ना वो सबको मिल जाता था। तो ये वाली जो कल्चर था, आई रियली मिस दीस थिंग। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे या आने वाली फर्दर जनरेशंस अपने दोस्तों से इतना क्लोज हो पाएंगे या उनके पेरेंट्स से। एग्जैक्टली यार, वो टाइम ही डिफरेंट था एक्चुअली। उस वक्त इतनी ज्यादा डिजिटलाइज लाइफ नहीं हुई थी। हम लोग स्टिल MSN मैसेंजर पे चैट करते थे, याहू मैसेंजर, इवन कॉल रिसीविंग चार्ज थी, बिल्कुल ऐसी। तो 8 रुपए की कॉल, घर पे लैंडलाइन पे कॉल करते थे, और मतलब घर वाले ही जो है वो इंटरेक्शन होता था। इस तरह से घर वाले भी जानते थे कि हाँ भाई, अगर किसी फॉर एग्जांपल राहील का फोन आ रहा है तो दे नो कि हाँ भाई राहील इज इन यूनिवर्सिटी। तो वो एक घर वालों का इंटरेक्शन उससे होता था। अब तो मतलब बच्चा कोने पे बैठा हुआ है, मोबाइल में क्या कर रहा है, वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, घर वालों को पता ही नहीं कौन है, किधर है, किससे बात कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट प्राइवेसी, इट्स अबाउट के उस बच्चे का जो आप माहौल है कि वो किन दोस्तों में ग्रो अप कर रहा है, क्या उसकी कंपनी है, क्या माहौल है, आप उससे वाकिफ रहें। तो ये इंपॉर्टेंट आज के पेरेंट्स के लिए भी है, पहले के पेरेंट्स के लिए तो पहले ही था। तो आज अगर बच्चा वाकई, जैसे भी उस्मान ने कहा कि वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं कि उसके क्लास में कितने दोस्त हैं। और ये आप अपने ऊपर भी रख के देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि आज के बच्चे के कितने दोस्त हैं, क्या उनके नाम हैं, किसका बैकग्राउंड क्या है, किसके फादर क्या करते हैं, किसकी मदर क्या करती हैं, उनका घराना कहाँ का है, कहाँ से बिलोंगिंग है, हमें नहीं पता होता। आज फिजिकल फ्रेंड्स बहुत कम है, वर्चुअल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। तो ये बातें तो होती रहेंगी। इस एपिसोड को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उस्मान की कहानी हम सुनेंगे, उस्मान की खुद ज़बानी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड। तो उस्मान, मुझे बताएं ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? उर्दू वाले सफ़र की बात कर रहे हैं हम। यार दोनों सफ़र साथ ही शुरू हुए एक्चुअली, क्योंकि जब पास आउट हुए थे। नहीं, मैं पास आउट से भी बहुत पीछे जा रहा हूँ, बहुत पीछे। मतलब ये जो हमारा चिराग है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक बहुत बड़ा बल्ब, बल्कि एक सूरज की मानंद बन गया है कि जिसने 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो वो भाई, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, किस इलाके में हुई? कराची, नॉर्थ निज़ामाबाद, जैसे आपने इंट्रोड्यूस कराया। वी आर अ फैमिली, उर्दू स्पीकिंग फैमिली डेफिनेटली। ठीक है। जो हमारे दादा थे वो बेसिकली इंडिया में जब थे तो ही वाज इन ब्रिटिश आर्मी, तो वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, और ही वाज वन ऑफ द इंजीनियर जो पूरी बटालियन के साथ एक इंजीनियर मूव करता था। सही। तो ही न्यू एवरीथिंग, लाइक टैंक्स, बोट्स, शिप्स, एनीथिंग यू ब्रिंग ही कैन रिपेयर। सही हो गया। तो हमारे घर में कभी इलेक्ट्रिशियन नहीं आता था, कभी प्लम्बर नहीं आता था, सारे काम। इवन ऑटो हमारे पास जो गाड़ी थी बहुत पुरानी डाटसन, वो खुद ही तैयार करते थे। वो सिर्फ वर्कशॉप जाती थी डेंट पेंट होने के लिए, बाकी सारे काम उसके घर पे होते थे। उनकी अपनी एक स्टोर था जहाँ पे उनका वर्कशॉप था, जहाँ पे उन्होंने सारे टूल्स वगैरह उसी तरह रखे हुए थे। तो वो अपने साथ मुझे एंगेज रखते थे हमेशा। सही हो गया। अब जैसे पंप रिपेयर करना, उनकी आंखें बहुत कमजोर थी, तो वो मुझे बुलाते थे, इधर आओ, बैठो, चलो करो। वो बताते रहते थे, मैं करता रहता था। तो वो एक बचपन से बहुत छोटी एज से स्क्रू ड्राइवर्स और रेंचेस इन सब के साथ
मतलब वो हमारे खिलौने थे, दोस्ती हो गई उनसे। उनसे दोस्ती हो गई। तो वही एक टेक्निकल थोड़ा सा जो है माइंड डेवलप हो गया, एक टच आ गया टेक्निकल थोड़ा सा। फिर बस वो एक टारगेट बन गया कि इंजीनियरिंग करनी है। सही है। प्री इंजीनियरिंग से दिल्ली कॉलेज से जो है वो प्री इंजीनियरिंग की। स्कूल जो फ्रेंड्स थे उनसे, मतलब स्कूल ऐसा था कि मैंने जब स्कूलिंग अपने मोहल्ले की स्कूल में किया तो मैं 9th मैट्रिक में मैंने स्कूल शिफ्ट किया। तो वो जो फ्रेंडशिप्स थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। तो एक दो दोस्त हैं स्कूल के जो अब तक कांटेक्ट में हैं, बाकियों का नहीं पता कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। इवन फिर सोशल नेटवर्किंग पे भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। कॉलेज आपको पता है उस जमाने में पार्टी इन्फ्लुएंस ऐसा था बहुत, तो कॉलेज में पॉलिटिकली एफिलिएशंस बहुत हुआ करती थी उस जमाने में कॉलेजेस में। कॉलेज में बस एक मोहल्ले का दोस्त था जिसके साथ जाता था और आता था, उसके अलावा कॉलेज में कोई दोस्त नहीं बना। सही है। यूनिवर्सिटी में डे 1 से अल्लाह ताला ने बस एक ग्रुप बनाना था, तो वो एक डे 1 से हमारा 12 लड़कों का जो ग्रुप बना वो माशाल्लाह आज तक उसी तरीके से है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बस एक वो ये होता था, आपको पता है रैकी होती थी, तो हम फर्स्ट डे जो रैकी होती थी सीनियर्स आते थे और वो फिर तंग करते थे, डांस करवा रहे हैं और व्हाटसोएवर। तो उस पर हम 12 लड़के एक जगह जमे हो गए। वो इत्तेफाक की बात आप कह लें कि वो सारे के सारे नॉर्थ नाज़िमाबाद के। एक लड़का था बस यासिर जो गुलशन जौहर का, तो बाकी हम सारे नॉर्थ नाज़िमाबाद के। वो भी मतलब जैसे जैसे दोस्ती बढ़ी थोड़ी सी तो पता चला कि और नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो हम जिक्र कर रहे हैं इसमें आप समझे हैदरी 5 स्टार और उसेब का घर कहाँ था अपना कलंदरिया सब इधर गई, तो सारे करीब करीब के थे। तो वो ग्रुप जो है बड़ा चमका और फिर माइंडसेट सबके फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच हुई कि मतलब वो फिर हमारा जो ग्रुप था वो एक अलग ही निखर के आता था सारे सेक्शंस में सामने। बायोमेडिकल 2001 बैच 2001 ऐसी। तो वो जो आप फुर्सत चौक का जो आप नाम ले रहे थे तो वो वही बेसिकली हम लोग वहाँ बैठे होते थे। तो हम एक पिक्चर भी लगाएंगे इस पॉडकास्ट के बीच में, पिक्चर में आज तक है फुर्सत चौक वाली, और उसमें अगर आप हमारे गेटअप से परेशान होंगे तो परेशान नहीं हुआ, वो भाई डे सेलिब्रेट हुआ था last week of university. Yeah, that was the last week 2004 I think. हाँ 2004 का last week था, ऐसे ही था। और यूनिवर्सिटी के जो दिन थे यार, those are the most memorable days of my life. Yes, बिल्कुल ऐसे। वो दोस्त, वो दिन, वो अफेक्शन, वो दिन वापस नहीं आ सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोस्त सारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरीके से साथ है। इवन लास्ट दिसंबर में हम सारे के दोबारा उम्रा करने भी गए थे, वही उसी तरीके से जैसे हम लोग 20 साल पहले थे, बिल्कुल उसी तरीके से एंजॉय किया, मतलब उम्रा भी किया और एंजॉय भी किया। तो सारे दोस्त अब जो हैं, कोई सऊदी मूव हो गया है, कुछ पाकिस्तान में है, कोई कनाडा में है, कोई यूके में है। बहुत मुश्किल होता है सब एक साथ गेट टुगेदर हो, लेकिन ये कि जब होते हैं तो फिर वो वही वाले जमाने में याद कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे भी बताएं उस्मान के ये जो हमारी सीरीज है कॉफी विद सीईओ, इसका मेन मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी यूथ है उसको हम बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। वो अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और आप देखते और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और ये जो इश्क है ये काम वाले इश्क की हम बात कर रहे हैं, ताकि आप रोजगार की तरफ या पैसे की तरफ, ये जो आपको कहा गया है कि रिस्क के जो आपका हुसूल रिस्क हलाल इबादत है, तो जो रिस्क का हुसूल है उसके सिलसिले में आप कैसी अपनी एफर्ट्स करें, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स को अपने साथ मिलाएं कि कामयाबी आपके कदम चूमें। और उस्मान जैसे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ब्राइट स्टार की तरह चमक रहे हैं अपनी फील्ड में, और हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो कि पहले ये भी बताएंगे कि वो ट्रेनिंग्स ये खुद लिया करते थे जब ये पाकिस्तान में थे या जब ये यहाँ आए थे। तो वो ट्रेनिंग्स लेने के बाद इट्स लाइक अ ट्रेन द ट्रेनर कॉन्सेप्ट, कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुद ट्रेनर बन चुके हैं। ही इज़ लाइक अ चीफ ट्रेनर। हम कंपनी का नाम भी बताते हैं कि जो एक मल्टीनेशनल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है फॉर द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें ये सारे आपकी जो हेमेटोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ और सारे एनालाइजर्स आते हैं, इनका वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप है वो। तो वो जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है उस्मान की, वो हम सुनना चाहेंगे कि पाकिस्तान में करियर की इब्तिदा 2004 में पास आउट होने के बाद कहाँ से शुरू हुआ। तो पहली सैलरी क्या थी उस्मान जब पास आउट हुए? यार आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इन मई 2005। 2004 दिसंबर में एग्जाम्स खत्म हुए थे, फिर 1-2 महीना रेस्ट किया, सोए सुलाए, फिर थोड़ी सी टेंशन हुई, जॉब ढूंढते हैं। तो वो जॉब ढूंढने भी हम सब साथ ही जाते थे, मतलब इंटरव्यू भी 2-3 लड़के जाके इंटरव्यू दे रहे होते थे। तो बस ऐसे ही घूमते कामते एक गली में एक कंपनी थी छोटी सी, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो है वो पहली सैलरी ऑफर की कि भाई ठीक है आ जाओ, हम तुम्हें 3,500 रुपये देंगे। सही है। उस ज़माने में पेट्रोल मेरे ख्याल में 40 रुपये लीटर था। उसमें गाड़ी, मतलब बाइक गाड़ी तो दूर की बात है, बाइक कन्वेंस आपकी अपनी, मेरी अपनी कन्वेंस।
खाना वही पीना, कावासाकी। फ्यूल, एवरीथिंग मेरी कावासाकी। कावासाकी बहुत मशहूर है, बहुत किस्से हैं उस कावासाकी के। 2 स्ट्रोक कावासाकी। ब्लू कलर, हाँ हाँ वो नहीं, रेड कलर पे थी, फिर वो मैंने उसको करवा दिया था करा चेंज दिया उसका। तो खैर अब उन्होंने बोला आ जाओ कल से, हमने बोला ठीक है, हमें और क्या चाहिए, आई जस्ट नीड अ स्टार्ट। तो पहली जॉब 3,500 रुपए की 2005 में। 2005 में। तो उस वक्त मतलब अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो मेरे जो साथ के दोस्त थे वो स्टार्टिंग जो ले रहे थे वो 12,000 14,000, वो एक कंसिडरेबली गुड सैलरी पैकेज में वो एक आता था। तो वो जितने मिले हमने शुरू कर दिया, भाई चलो लेट्स स्टार्ट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग एग्जैक्टली, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फारिग बैठे बैठे थक गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता उस्मान 12,000 किसको मिल रही थी, मुझे खुद 5,000 रुपए मिली थी याद होगा। कुछ मेरे ही बैच के, मेरे ही ग्रुप के दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्ट लिया था 10 साढ़े 10,000। बट इट्स गुड यार, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों को अगर वी वेंट इनटू द मार्केट विद लीस्ट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हम लोगों ने जो 4 साल है हमने पढ़ के नहीं गुजारे थे। हमने किस तरह पढ़ा था तुम्हें पता, तुम हमें पास करवाते थे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। बाकी बस ये होता था कि सोर्सिंग होती थी कि भाई तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, रात में सामने जमा होना, इन्फॉर्मेशन सीख करनी और फिर इतना पढ़ना है कि पास हो जाना है। सही है। बाकी टाइम हम लोगों ने एंजॉय करके गुजारा है, विच आई बिलीव कि हम आज तक शुक्र अदा करते हैं कि हमने अच्छा टाइम गुजार लिया। पढ़ाई में इतना टाइम जाया नहीं किया। लाइक मैं ये नहीं कहूंगा कि ना पढ़े, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल खराब नहीं थे उस्मान। किताबी कीड़ा ना बने। हाँ, हम मतलब 2.8 हम लोग 2.9 basically तो concept building सीजीपीए पे ही मेंटेन काम हो गई थी तुम्हारी तो। हम लोग शुरू से मैं तकरीबन 3.0 पे ही मैं पास आउट हुआ। उस वक्त हमारी शुरू से एक मेंटालिटी हम लोगों की ग्रुप की ये थी कि यार कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, रट्टे नहीं लगाओ। इंजीनियर्स बेसिकली जो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बनता है तो वो यही होता था कि कॉन्सेप्ट डेवलप करते थे। अगर आप किसी से भी टेक्निकल लेवल पे आके बैठ बात करते तो हर कोई टेक्निकल ग्राउंड पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता था, क्योंकि सारे बैठ के एक दूसरे को सिखा रहे होते थे, समझा रहे होते बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल थे। तो वो जब 10 जहन आपस में मिलते हैं तो फिर वो कुछ नया ही डेवलप होता है। तो ये कि बस वो पास आउट किए, पढ़ाई भी की उसी तरीके से, बहुत ज़्यादा जो है अच्छा नहीं पढ़ते थे, बस इतना पढ़ते थे कि पास हो जाए, लेकिन ये कि क्वालिटी होती थी उसमें पढ़ाई में। खैर वो स्टूडेंट लाइफ थी, बट कॉन्सेप्ट वाज क्लियर। कॉन्सेप्ट वाज क्लियर, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसी बेस पे खैर मैंने वो जॉब स्टार्ट की 3,500, 3 महीने उन्होंने मुझे 3,000 पे स्टार्ट की, 3 महीने उन्होंने मुझे 3,000 दिए, फिर उन्होंने मुझे 1,500 बढ़ा दिए कि ये फ्यूल के मद में। तो 5,000 अगले 3 महीने के बाद फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के बाद वो मैं 8,000 पे आ गया। सही है। तो वो फिर वहाँ पे ये था कि शुरू में जब जॉब स्टार्ट की तो वो एक माइंड सेट था कि बस सर्विस करनी है। तो लेकिन अब वो इंस्ट्रूमेंट्स इतने सिंपल थे, बेसिकली आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें जो है वो लाइक वेंटिलेटर है और ईसीजी मशीन्स, पेशेंट मॉनिटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स। तो उसमें लेकिन यह था कि सर्विस में एंट्री मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि जो ऑलरेडी जो लोग बैठे हुए थे सर्विस में वो पुराने खापड़ बैठे हुए थे, वो फिर एंट्री नहीं मिल पा रही थी। तो मैं सेल्स में लग गया। जब सेल्स में लगा तो उन्होंने मुझे डिस्पोजेबल की सेल्स में डाल दिया, विच आई बिलीव कि बिल्कुल ही 2 डिफरेंट वे हो रहे थे। फिर मैंने जॉब हंटिंग शुरू कर दी। तो फिर मुझे एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से ऑफर आई। उन्होंने मुझे तकरीबन डबल पैसे ऑफर किए, मैं 8 पे था, उन्होंने 16 ऑफर किए। तो मैंने फॉरन रिजाइन किया, आई जस्ट जॉइंड। और फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई कंसीडर माय वर्किंग एक्सपीरियंस दैट आई हैव वर्कड फ्रॉम डे 1 ऑफ माय करियर कंसीडरेबली, कि मैं सिर्फ डायग्नोस्टिक जानता हूँ। ठीक है। और बस डायग्नोस्टिक इन द वे, क्योंकि डायग्नोस्टिक में लैब इंस्ट्रूमेंट्स। सही। तो उस कंपनी को जब ज्वाइन किया उनके पास बहुत बड़ी रेंज थी, डिस्ट्रीब्यूटर तकरीबन 14 डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे उनके पास। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में वो दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टिल। तो उनके पास जो है वो केमिस्ट्री एनालाइजर्स, लाइक आप अगर ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सीबीसी वगैरह और टोटल लिपिड उसी में फिर वो हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स, इम्यूनोएसे एनालाइजर्स, फिर वो आगे चल के थोड़ा मॉलिक्यूलर की साइड पे भी आए, पीसीआर जो बड़ा लोगों को कोविड के टाइम पे पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस। तो हम लोग जो है वो 2006-7 में इस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। ऐसा यूटी बहुत बड़ा काम करता था। हाँ, वो काफी सारे आगा खान में बहुत बड़ा सेटअप है उसका और बाकी जगह पे। तो खैर वो जॉब जो थी वो एक बड़ा लर्निंग कर्व था। मतलब वहाँ पे टाइम कैलकुलेटेड नहीं था हमारा कि हमने कितने स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स देने। हमारे 2006 ऑनवर्ड्स। तो मैंने 2006 में एग्जैक्टली 1 साल के बाद वहाँ ज्वाइन किया था। तो उधर ये होता था कि बस सुबह निकलना है, शाम में कब आना है पता नहीं होता था। यानी सही वाला रगड़ा लग रहा था। जी हाँ, वो ऐसा रगड़ा था अली भाई कि मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग रात में उसी तरीके से हमारी गैदरिंग होती थी, सारा दिन घूम फिर के हम लोग
एक हमारा स्पॉट था आई ब्लॉक का, जो आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे रात में तकरीबन डेली हमारी सारे बैठते थे। तो वो फिर आई ब्लॉक में एक दोस्त के नानी का घर, हाँ मशहूर है ज़माना, मशहूर जमाना। स्पॉट। तो उधर जो है वो गाड़ी बाइक के ना मीटर्स चेक करते थे। आज तो मेरा मीटर सबसे ऊपर ही होता था, मेरा और फराज का वो चलता था। वो एक और दूसरे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में था। तो वो ऐसा चलता था कि आज मैंने 120 किलोमीटर चलाई है, आज मैंने 130 किलोमीटर, ये विद इन द सिटी ऑफ कराची और ऑन द बाइक। तो वो ये होता था कि मैं दिन में 5-5, 6-6 कॉल्स कर रहा होता था, सर्विस कॉल्स। अब ये होता है कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल सिविल हॉस्पिटल में बैठा हूँ, सुबह कॉल आ गई औरंगी टाउन से, तो मुझे सिविल से औरंगी ऑल द वे औरंगी। अब औरंगी में बैठा हूँ, अब कॉल आ गई मुझे डिफेंस से साउथ सिटी जाना है, तो मैं वहाँ से साउथ सिटी जा रहा हूँ। साउथ सिटी में बैठा हूँ तो मलिर से कॉल आ गई, मैं वहाँ से मलिर जा रहा हूँ। तो बाय द टाइम यू रीच होम यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। तो उसके बाद खाने के बाद एक होता था कि नहीं यार, क्योंकि जाहिर है उस वक्त और कुछ होता नहीं था, जो माइक पंचिंग बैग थे जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेस रिलीज करते थे। तो बस वो यही चलता था। फिर जो है वो, और फिर वहाँ पे लर्निंग कर्व में इस हवाले से बोल रहा हूँ कि वो एक तो डेडिकेशन थी काम करने की, फिर कस्टमर केयर का एक वो था कि नहीं यार, अब कस्टमर अगर डायरेक्ट मुझे कॉल कर रहा है तो आई हैव टू ऑब्लाइज। तो कभी भी कॉल्स निगलेक्टेड नहीं गई, वहीं पे अपनी टीम भी डेवलप की। जब लर्निंग फेज शुरू के 2.5 साल बहुत टफ गुजरे वहाँ पे, वो इन द सेंस कि उनका एक बड़ी टिपिकल माइंडसेट था, अभी भी है काफ़ी कंपनीज का, कि वो इंजीनियर्स को ट्रेन नहीं कराते। वो होता ये कि एक बंदा ट्रेनिंग करके आ गया एक्सपेंसेस कम करने के लिए, अब उसने आके टीम को ट्रेन करना है। अब अगर उसने कुछ चीज़ गलत सीखी है तो वो अगले 10 लोगों को गलत ही सिखाएगा। तो बस वो यही होता था, वो आते थे और वो सिखाते नहीं थे, जो हमारे सर्विस मैनेजर थे। और बस फिर हम जब फंसते थे तो वो फिर आते थे फिक्स करने के लिए इशू। और वो इशू ऐसा फिक्स होता था कि अगर जैसे कोई मशीन डाउन हुई हुई है, हमने उनसे हेल्प ली कि सर ये मामला सेट नहीं हो रहा, वो बोलते थे सुबह आओ, कल 9 बजे पहुंच जाओ साइट पे। हम जब 9 के बजाय 8:30 बजे पहुंचते थे तो वो बाहर आ रहे होते थे, वो फजर की नमाज पढ़ के डायरेक्ट लैंड करते थे, फिक्स करके बाहर आते थे, बोलते थे चल ऑफिस पहुंच फिर बताऊंगा। और फिर वो कभी नहीं बताया, और फिर वो नमाज का टाइम हो जाता था, फिर वो लंच का टाइम हो जाता था, वो कभी पता नहीं चलता था क्या हुआ। तो वो जानबूझ के इंटेंशनली गलत टाइम बताते थे ताकि उनको तुम्हें सोल्यूशन ना बताना पड़े। नहीं पता। अब वो उसमें होता क्या था कि वो ट्रेनिंग लेकर आए में, अब वो टाइम था मैनुअल की हार्ड कॉपीज का। अभी तो आपके पास मोटी हार्ड कॉपीज हर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आती थी। अभी तो पीडीएफ में आपने कंट्रोल एफ किया, टाइप किया एरर कोड और आपके पास डिटेल आ गई। बिल्कुल। अब उस टाइम पे आपने 1200 पेज का मैनुअल है वो सर्च करना है कोई इशू सॉल्व करने के लिए, तो वो ट्रेनिंग मैनुअल्स जो होते थे वो एक स्पेसिफिक बोर्ड था, कबर्ड था, उसके अंदर लॉक होते थे। और जो टीचिंग टूल्स स्पेसिफिक होते थे वो भी उसके अंदर होते थे। हमें पता ही नहीं होता था कि जो एरर आ रहा है उसको फिक्स करने के लिए कोई टूल भी होता है, और वहां तक एक्सेस भी नहीं देना उनको। वो एक्सेस भी नहीं, वो लॉक होता था, उसकी चाबी उनके पास होती थी। क्या बात है। मतलब ये पुरानी मूवीज में नहीं होता था कि वो एक आदमी के पास तिजोरी की चाबी है और वो सांप बने बैठा हुआ है। और इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि लोग ट्रेनिंग देखें। ये तो अगर हम अकवाल पढ़ें तो आपको पता है कि हज़रत अली का भी एक कौल है कि इल्म जो है ना, जितना आपको मिले ना आप उसको बांटें। आप उसका खोल जो प्याला है उसको अगर लबालब रखेंगे तो देयर विल बी नो स्पेस फॉर मोर नॉलेज। तो जो भी नॉलेज आप ले रहे हैं आप उसको बांटें सो दैट यू कैन गेट मोर। और यही उस्मान ने, आई थिंक आपने जो फेस किया होगा तो आपने कहा होगा यार मैंने सबसे पहले ये चीज़ ही नहीं करनी। Exactly, फिर क्योंकि मेरे जूनियर्स क्या सोचेंगे। बिल्कुल। जब मैं फिर जब वहाँ पे ऊपर आया थोड़ा सा, तो फिर मुझे मेरे बॉस ने हु इज स्टिल इन कांटेक्ट विद मी, वो कनाडा मूव हो गए, बट ही इज द वो बंदा था जिसने मुझे समझ लो कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया कि नाउ यू हैव टू मूव लाइक दिस इन द फील्ड। तो वो ऐसा होता था कि वो मैनेजर मेरे साथ जो कुछ कर रहा मैं डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करता था और वो मुझे फिर सेटल करते थे। If you still want to thank him, you can take his name and you can thank him. Definitely, Amir Memon. Mohammad Amir Memon is in Canada now, vice president of a company in Canada. So moved back like maybe 5-6 years back. He moved from Pakistan to Canada. Still in contact with me. और आमिर भाई आपको एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। अब आप ये देखें कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मेंटोर जो होता है आपकी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मेंटोर्स गुजरे। तो अगर आपके साथ किसी ने भलाई की है ना तो इंसान उसको ज़िंदगी भर याद रखता है। तो दैट इज़ व्हाट कि हम अगर किसी के साथ अच्छा करें, उसको अगर कोई हमारे जूनियर्स हैं, कुलीग्स हैं, असिस्टेंट्स हैं या कोई सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनको हम वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन दें तो वो ज़िंदगी भर याद रखें। और अगर हम नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं तो हम उनसे बात ऐसे करें, इतने एथिकल वे में, इतना अच्छा बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करें कि वो ज़िंदगी भर याद रख सकें। सर आपके ज़माने में जो मज़ा था ना वो दोबारा नहीं मिला।
इट इज लाइक मैं अभी पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं उनके पास जाता हूँ और जो ओनर हैं कंपनी के, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप ओनर, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी फैमिली से हैं वो। तो वो अभी भी मैं अगर जाता हूँ और वो होते हैं तो मुझे अपने साथ बिठा के खाना खिलाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं मेरे साथ। तो वो अभी भी उनसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मतलब मैंने जब कंपनी छोड़ी थी तो कभी भी वो भी एक बड़ा मजेदार वाकया था कंपनी छोड़ने का। तो ये जो सेकंड जॉब वाली जो वहाँ पे दूसरे सेटअप से जो तीसरी कंपनी मैंने स्विच की थी, सिंध मेडिकल स्टोर में मैं एज ए मैनेजर कस्टमर सपोर्ट, मुझे आमिर भाई ने तकरीबन 3 साल गुजरे थे, मुझे मैनेजर बना दिया था कि भाई तुम्हारे जो अभी मैनेजर हैं उनको हम कंट्री मैनेजर की साइड पर ले जाते तो वो तुम्हारे साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम अपनी लोकल साउथ का सेटअप जो है, मतलब पाकिस्तान का जो साउथ है, कराची जिसमें आता है, आप वो देखो सारे। तो मुझे अपनी उन्होंने फ्री हैंड दिया कि तुम अपनी टीम डेवलप करो, लड़के हायर करो और अपनी टीम डेवलप करो। फिर मैंने लड़के हायर किए, अपनी टीम डेवलप की और फिर मतलब वो फिर ऐसा हो गया था कि मैं खुद ऑलरेडी कॉल पे लगा हुआ हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ और फिर कस्टमर सिर्फ मुझे ही कॉल कर रहा होता था, मैं एक कॉल। और जब ये उस्मान कस्टमर की बात करें ना, तो कस्टमर का मतलब हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल या लेबोरेटरी से कॉल आ रही है कि हमारी लेबोरेटरी में, हमारे हॉस्पिटल में फलाने इक्विपमेंट में ये इशू आ गया है। तो वो ऐसा होता था कि वो 24/7 वाली जॉब है, क्योंकि आप बहुत सारे अगर हॉस्पिटल्स में देखें तो लैब वो डिवीजन है जो 24 आवर्स चलती है। बिल्कुल, मशीन्स 24 आवर चल रही है, उसमें ईद बकरीद कुछ भी नहीं है, कॉल आ गई तो यू हैव टू अटेंड, क्योंकि आप वो ब्लड सैंपल डिले नहीं कर सकते, पेशेंट की रिपोर्टिंग जो है, इमरजेंसी में लोग होते हैं, उनके ब्लड टेस्ट हो रहे होते हैं, एनालाइजर, डॉक्टर ने जो मेडिकेशन करनी है वो रिपोर्ट बेस्ड मेडिकेशन है, रिपोर्ट रिलीज नहीं होगी तो मेडिकेशन नहीं हो सकती। तो आप एक तरह से थ्रेट पे हैं। तो वो बस ये होता था कि बस जो भी कॉल आ गई, कभी रात में 2:30 बजे कॉल आ रही है, कभी ईद का, ये काफी ईदें मेरी सिविल हॉस्पिटल में गुजरी हैं। सही, ईद के पहले दिन शलवार कमीज में हम सिविल हॉस्पिटल में मशीन सेट कर रहे हैं नमाज पढ़ के। सही। तो बस वो यही डेडिकेशन थी कि वो मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो मेरे बॉस ने मेरे लिए बिल्कुल सेपरेट कर दिए थे। हमारे यहाँ जो है वो सुबह हाजिरी लगती थी टाइम पे आने पे, 9:30 बजे लेट काउंट होता था, 3 काउंट होने पे 1 डे की सैलरी कटती थी। तो उन्होंने बोला था कि ये नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि भाई अगर मैं 2:30 बजे कहीं रात पे कॉल अटेंड करता हूँ तो मैं सुबह 9 बजे ऑफिस नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये फील्ड फोर्स इस कैटेगरी में नहीं आती। तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा एसएमएस में, अभी भी सारे दोस्त यार जो जितने भी हैं, जो मैं आपको वाकया सुनाने लगा वहाँ अली भाई, जो मैं एग्जिट करने लगा एसएमएस से और मैंने ज्वाइन की फिर रॉश पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स सिर्फ 3 या 4 हैं हमारी फील्ड की अगर बात करें, उस टाइम पे सिर्फ रॉश और एबर्ट थे जो कि एज ए मल्टीनेशनल कंपनीज। अब शायद मर्क भी है, और अब मर्क बड़ा लिमिटेड स्कोप में काम कर रहा है। अब सीमेंस ने भी ऑफिस खोल लिया है, सीफिड है एक हमारी ही जो मेन कंपनी है, उसी का एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, उसने डायरेक्ट हायरिंग की है पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल बहुत कम एक्सपोजर है मल्टीनेशनल्स का पाकिस्तान में। तो मुझे एबर्ट वाज अ बिग नेम, स्टिल इट्स अ बिग नेम। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे फिर रॉश एंड एबर्ट और जो जिस कंपनी में मैं अभी करंटली हूँ, दीज आर द टॉप 3 or 4 कंपनीज इन द वर्ल्ड। रॉश हो गया, एबर्ट हो गया, बेकमैन कोल्टर, सीमेंस, दीज आर द टॉप 4 or 5। जी का लैब में, लेकिन जी का लैब में नहीं है। अगर आप लैब की बात करें तो लैब डायग्नोस्टिक में उनकी इमेजिंग वगैरह की तरफ ज्यादा है थोड़ा। हाँ, वो 4-5 कंपनीज हैं व्हिच आर लिस्टेड एट द टॉप 4 इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसी। तो मैं जब रिजाइन करने लगा तो मैं बिल्कुल चीज़ें फाइनल होने लगी थी रॉश में, तकरीबन फाइनल हो गई थी। फिर उन्होंने बोला कि भाई आप ज्वाइनिंग करें। तो अब मैंने जब रिजाइन करने लगा तो मैं आमिर भाई के पास गया। आमिर भाई को कहीं से खबर मिल गई थी कि मैं किस लिए आया हूँ, तो अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे। अब मैं बैठा हूँ बोल रहे अभी रुक जा। अब मुझसे इस तरह से बात करते थे छोटे भाई की तरह, रुक जा, अभी बैठ। खैर 6-6:30 बज गए। मैंने बोला आमिर भाई बहुत ज़रूरी बात है, काम बंद करें, मुझे आज ही बात करनी है जो भी करनी है। मैं बोला कि मुझे पता है तू क्या बात करने आया है, मैं इसलिए तुझसे बात करना नहीं चाह रहा। मैं बोला जब पता है तो फिर क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ तू ये ना कर। मैं बोला आमिर भाई मैं डिसीजन लेके आया हूँ, तो अब मुझे जाना है बस। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वहाँ जाओगे मल्टीनेशनल में वो मज़ा नहीं मिलेगा जो तुम्हें यहाँ है। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं एसएमएस में एक लीडिंग रोल में था। मैं किसी को मैं डायरेक्ट आमिर भाई को रिपोर्ट कर रहा था, उस द ग्रुप जनरल मैनेजर। और रॉश में जब मैं गया तो मैं 3-4 ऑलरेडी हायर किए लेवल पे मैनेजर से, उनके नीचे फिर मैं था। ठीक है। तो एनीवे आमिर भाई को मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, मैं जा रहा हूँ। आमिर भाई ने काफ़ी देर मुझे समझाते रहे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये ले पेपर, ब्लैंक पेपर है, ये ले पेन, तुझे जितने पैसे चाहिए तो लिख दे, मैं देख लूँगा जो मैं कर सकता हूँ। तो मैं बोला कि मैं ब्लैकमेल करने नहीं बैठा, मैं डिसीजन लेकर आया। मुझे पैसे बढ़वाने होते, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज।
फिर वो उठ के आए, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, आके मेरा घुटना पकड़ा और ज़मीन पे बैठ गए। कहने लगे बस यही रह गया है, तो ये चाह रहा है। मैंने बोला यार, मैंने फिर हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भाई प्लीज खुद आगे डोंट डू दिस। फिर उन्होंने खैर उसी वक्त मुझे खड़ा करके, मैं खड़ा हुआ तो फिर फौरन वो गले लगाया, उन्होंने बोले कि जा ले मजे रो, मल्टीनेशनल के भी। तो अच्छा उसके बाद एक और मज़ेदार सीन हुआ, रॉश ज्वाइन कर ली मैंने। अच्छा रॉश ज्वाइन करने के बाद जो है हम काम पे लग गए। अब रॉश ने बोला कि एचआर की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू सबमिट द रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड बाय योर प्रीवियस कंपनी। तो अब मैं गया वापस एसएमएस, मैं बोला कि मुझे रेजिग्नेशन ऑफिशियल देना है, आप स्टैम्प कर दें। बोला आमिर भाई ने बोला कर दे, लिख दे रेजिग्नेशन, मैं अभी साइन कर देता हूँ। अब हमने रेजिग्नेशन टाइप किया, उसने कोई ड्राफ्टिंग की याद कोई थी नहीं, हम तो टेक्निकल में थे। तो अब जो रेजिग्नेशन लिख के दिया तो वो हंसने लगे, मतलब ये क्या कर रहा है, कि पता तो चले किसी अच्छी जगह से जा रहा है। मेरा रेजिग्नेशन उन्होंने खुद टाइप किया, अपने प्रिंटर से प्रिंट निकाला, साइन और स्टैम्प करके दिया, ये जाके जमा करा। जनरल मैनेजर जो है वो एक मैनेजर का रेजिग्नेशन खुद लिख रहा है, अपना टाइप करके अपने प्रिंटर से खुद निकाल रहा है। मुझे वर्ड टू वर्ड एक चीज याद है, मतलब वो एक पिक्चर एक मतलब सेव हुई हुई है। खैर एनीवेज रॉश में थे, रॉश में बड़ा अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू वर्क इन पाकिस्तान। तो बड़ा मजा आया रॉश में, 3-4 महीने काम किया। उसके बाद फिर जिस प्रोडक्ट पे मैं एसएमएस में काम कर रहा था, वो उस कंपनी उसका यहाँ पे दुबई में सेटअप था, और वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है। अब वो कंपनी इज द बिगेस्ट कंपनी इन यूएई, ओके, प्राइवेट सेटअप इन यूएई। तो उन्होंने वो आए हुए थे पाकिस्तान किसी काम से, तो आमिर भाई ने उन्होंने बोला जिक्र किया कि उनको बंदा चाहिए। आमिर भाई ने मेरा नाम लिया, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं गया। पहले इंटरव्यू में ही उन्होंने बोला कि बस ठीक है, कब आ रहे हो? तो आई वाज लाइक शॉक कि अभी तो मैंने रॉश ज्वाइन किया, मुझे टाइम तो दें। 3-4 महीने हुए हैं अभी तो रॉश ज्वाइन किए। तो मैं बोला कि नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे इमीडिएटली बंदा चाहिए, तुम 3 दिन कल तक मुझे बता दो। तो मैंने अगले दिन उनको बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। 2 दिन बाद उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया। ऑफर वाज क्वाइट गुड, तकरीबन उस टाइम के हिसाब से 8,500 दिरहम, अच्छे बहुत अच्छे पैसे थे उस वक्त। 2012 हाँ, उस हिसाब से अच्छे पैसे थे। तो 2012 में जो है वो मैं डायरेक्ट जॉब लेके दुबई आया, नेवर लुक बैक सिंस देन। तो बस ये फिर यहाँ का जो है वो सिलसिले चलते रहे। तो यहाँ तक अभी हम ज़रा ब्रेक देते हैं कि दुबई आमद कैसे हुई उस्मान जाफरी की, और मज़ीद आगे इस एपिसोड को लेके चलते हैं। और एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड, सब्सक्राइब टेक ब्लेड।